नियत साफ हो और शासन में ईमानदारी। बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई माँ का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार किया। लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया। उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज। लेकिन लालू जी के राज में बोलने का बस कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का। जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास, जिसने दलितों और पीछों के अधिकारों के प्रतीक उसके लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं। जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते, कोई बोल नहीं देते। ऐसे लोगों का असली चेहरा जनता को याद रहे, ऐसा लोग देश की जनता को। वे इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाए, क्योंकि वो खतरा भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार जिससे बिहार को वर्षों तक अंधेरे में धकेला है मेरे दोस्तों, आज भी नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है। हम सबको सजग रहना है और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी की। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह घरों में आग कार्य करना है। हर उस अपमान का दाग मिटाने के लिए जो बिहार के सीने में दाग दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया। चुनाव जो आएगा तो आएगा, लेकिन अभी से हम लोगों को पूरी ताकत से लड़ना है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी सूचना है, बिहार में इस बार एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी काफी सारी बातें कही हैं। साफ साफ कहा है बिहार में बदलाव नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही साथ लालू यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि बिहार को बर्बाद करने वाले लालू यादव थे, बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले लालू यादव थे। लालू यादव आरजेडी के शासनकाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था, उन बातों को लेकर कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह, पहले आप वो सुनिए। एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं, हर घर तक इनको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, 5वीं बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मान रखिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब
और कुछ नहीं हो सकता, और सेवा की राजनीति अब हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं एनडीए के शासनकाल में बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट में उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। और यदि अब आप लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वो समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है, और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहारवासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस पर बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बताया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा, और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है। वह केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए है। साथियों, जब आजादी से पहले श्री सच्चिदानंद जी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के युवा बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उस समय सारे युवा बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी इस रत्नगर्भा भूमि के खजाने से समृद्ध और खुशहाल बिहार बनेगा। साथियों, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने छोटे से गांव बिहटा से किसान आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब केवी साहब खून से सनी पट्टियों को साफ जमींदारी को निर्मूलन का प्रस्ताव लेकर बिहार की विधानसभा में खड़े हुए थे, जब राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा जैसे सेनानी
परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को हिलाकर रख देने निकले थे, तब बिहार में उम्मीद थी और यहां के लोग भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। बिहार भारत के सुनहरे भविष्य की साथियों एक प्रयोगशाला थी। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में जमशेद टाटा जी के लिए शाहपुर सागवाला को आयरन ओर खोजा था, और इतना ही नहीं, साक्षी गांव में स्टील प्लांट की नींव पड़ी। जब बोकारो रांची में टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े हुए थे, जब बिहार के लोगों ने चेकोस्लोवाक और रूसी इंजीनियरों के साथ मिलकर विकसित बिहार और भारत का सपना उस समय काटा था। मेरे साथियों, और फिर जब अगस्त 1974 में बीमार जयप्रकाश नारायण जी, अस्वस्थ उस समय थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने गांधी मैदान से भारी बारिश में डटे हुए जन समूह से कहा, भ्रष्टाचार को मिटाना है और नया बिहार बनाना। तब एक बार फिर पूरे राज्य में बदलाव की मसाल जल उठी। लेकिन अफसोस मेरे साथियों, लंबे समय तक चली कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और परिवारवादी सरकारों ने इन सभी उम्मीदों, सभी आशाओं को गहरी निराशा में बदल दिया। साथियों, विकास का पहिया सिर्फ थमा नहीं, बल्कि वो उल्टा चलने लगा इन लोगों के शासनकाल में। यहां की असाधारण प्रतिभा पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए। बिहार, जो भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछड़ेपन और कुशासन की गिरफ्त में धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वो कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुआ बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था जो राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श था। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों की कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था, तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदली। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस धरती में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तो बागडोर किसके हाथों में आई? आरजेडी के हाथों में आई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बद से बदतर कर देने से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जनरल राजनीति साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल सकता है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार जिस बिहार ने दशकों तक खेला है। और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है। और बिहार और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। साथियों,
पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज जब नालंदा के किसानों से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। यानी जिस बिहार को कभी बिल्कुल बर्बाद हो गया यह कहा जाता था, अब वो नवाचार और आत्मनिर्भरता की बिहार अब मिसाल बन चुका है, जिसका एहसास उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्मपिट कहा। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पूछने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई। यह उन्होंने कहा। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व में दूत हो, नियत साफ हो और शासन में ईमानदारी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की जाती है। मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी दावत से देखती थी, आज वो प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। काफी लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया। याद होगा आपको, मतलब स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वैसे साथियों ये सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्ड चलता है, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मरता, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे? साथियों, स्वर्ग को तब आता है जब हर वर्ग हर तबका बोले, लेकिन लालू जी के राज में बोलने का वक्त कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का ही, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। नाम नई पीढ़ी को फिर से याद दिलाया है, बल्कि उनकी जीवन शैली और सिद्धांतों को 21वीं सदी की राजनीति का आदर्श बनाया। साथियों, महापुरुषों का अपमान करना कुछ दलों की आदत बन चुकी है। सम्मान देना तो दूर, उन्हें अपनी राजनीति की चौखट पर बिछा देना ही यह उनकी शैली बन चुकी है। साथियों, हाल ही में देश के अंतर आत्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पीछों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी गलत है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं।
कोई मोल नहीं देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को परम तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमारी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को नीति में बदला है और उनके दिखाए रास्ते और मूल्यों का अनुसरण किया है। बाबा साहब ने के दिशा निर्देश को मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यही प्रयत्न हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी किया। यही फर्क है प्रचार और प्रतिबद्धता में, और यही फर्क है दोस्तों दिखावे और भक्ति में। साथियों, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम बार बार अतीत की बात क्यों करते हैं, जो गुजर चुका है उसकी बात क्यों करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं ऐसे लोगों का असली चेहरा जनता को याद रहे, ऐसा हो कि देश की जनता उसे भूल जाए। वे इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाए, क्योंकि वो खतरा भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वो सोच, वो व्यवस्था, वो भ्रष्टाचार जिसने बिहार को वर्षों तक अंधेरे में धकेला है मेरे दोस्तों, वो आज भी नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है। हम सबको सजग रहना है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला है। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया है। युवाओं को से रोजगार छीना, किसानों को दर दर में भटकने से इन्होंने मजबूर किया है, और महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया, और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का काम किया। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों हमारा कर्तव्य है उन्हें सच्चाई से हम परिचित कराएं, हकीकत क्या है। उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा तो वही दल थे, और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है तो केवल और केवल हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है केंद्र में, और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार ही दे सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सिवान की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा एक महान सपूत दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और हमारे पहले राष्ट्रपति, जिसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति पीढ़ियों के लिए आदर्श रही। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जंगल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बन गई। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासन का। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ, और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन, और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है, क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है, तब कैसे महान भूमि अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाती है। केवल यह लोगों को याद दिलाना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला पहनकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बहलाया है। इसके प्रति भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और दोस्तों, जिन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जनता को समाजवाद का जुमला बस दिया, और इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, आप जैसा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर मतदाता को यह बार बार बताया जाए कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया उन्हें दोबारा मौका देना, सिर्फ अतीत की त्रासदी को दोहराना, कार्य करना है बिहार के उस बच्चे के लिए
जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। आपको कार्य करना है बिहार के उसके बच्चे के लिए जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहां विकास नहीं। कार्य करना है हर उस अपमान का दाग मिटाने के लिए जो बिहार के सीने में दाग दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया। कार्य करना है हर सम्मान के लिए जिसका बिहार हकदार है। कार्य करना हर उस मां के लिए जिसका बेटा उस जंगल के राज में मार दिया गया। कार्य करना उस बहन के लिए जिसके भाई का अपहरण कर दिया गया। कार्य करना है हर बिहार के इंसान के लिए जो अपने प्रदेश और देश को विश्व का सबसे उन्नत स्थान बनते देखना चाहता है, उसके लिए हमें काम करना है। और साथियों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इन सब सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए इस बार के चुनाव में। चुनाव जब आएगा तो आएगा, लेकिन सिर्फ अभी से हम लोगों को पूरी ताकत से लड़ना है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी सूचना है कि बिहार में इस बार एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बन गई है। और मैं बिहार की जनता को यह भी विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, जो कुछ भी कहा है 5 वर्षों के अंदर या अच्छा सा पालन करेंगे। हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। यह मैं अपने बिहार के बहने वालों को विश्वास दिलाते हुए अपना निवेदन सुना। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो मंच से नीतीश कुमार को लेकर बोले हैं, साथ ही साथ लालू यादव पर भड़क उठे हैं और तो और आरजेडी के समय जंगल राज वाली बात याद दिलाई है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है किस तरीके से काम करना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।